नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नवनिर्वाचित विधायक भजन लाल ने विधानसभा में शपथ, अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। खनन क्षेत्र में फैल रही सिलिकॉसिस बीमारी को लेकर विधानसभा में उठे सवाल, विधायक मीना ने की जागरूकता अभियान चलाने की मांग। और स्कूलों के एकीकरण और समानीकरण को लेकर कांग्रेस ने दिखाए तीखे तेवर, आनन फानन में स्कूलों को बंद करने के लगाए आरोप। और अब खबरें विस्तार से। नवनिर्वाचित विधायक भजन लाल जाटव ने आज विधानसभा में शपथ ले ली। जाटव सुबह समय पर विधानसभा पहुंच गए और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाई गई। इस प्रकार सदन में आज कांग्रेस के 22 विधायक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नवनिर्वाचित 3 विधायकों को भी शपथ दिलाने की औपचारिकता पूर्ण की जा सकती है। विधानसभा में दिवंगत पूर्व मंत्री हरि कुमार औदित्य और पूर्व राज्य मंत्री पुंजालाल गरासिया को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने शोक प्रस्ताव रखा और इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर सदन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट बोलने की व्यवस्था के तहत विधायक सुखराम बिश्नोई ने गौशालाओं के अनुदान का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि चौटहन सहित 30 गांवों में बारिश नहीं हुई। गायों को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली सरकार 8 माह से इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। वहां गौशालाओं की हालत खराब है और उन्हें अनुदान भी नहीं मिला है। इस पर पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि हमने 1 सितंबर से गिरदावरी के आदेश दिए थे, लेकिन इस बीच बारिश फिर शुरू हो गई। अब 7 सितंबर से गिरदावरी कराई जा रही है। कलेक्टरों की रिपोर्ट आते ही गौशालाओं को अनुदान जारी कर दिया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूलें बंद करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने मनमानी करते हुए 14,000 स्कूलों को एक साथ बंद कर दिया। इसका ही नतीजा हुआ कि सत्ता में होने के बावजूद भाजपा को उपचुनाव में 75% नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि स्कूलें बंद होने के कारण विद्यार्थी पेड़ों के नीचे पड़ रहे हैं। गाँव में ग्रामीण चंदा उगाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा सत्र में 165 स्कूलें बंद हो गई हुए। इस विधानसभा के पूर्व सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री हरि कुमार औदित्य तथा पूर्व राज्य मंत्री श्री पुंजालाल गरासिया के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व सदस्य श्री हरि कुमार औदित्य का जन्म 14 अगस्त 1931 को कोटा में हुआ। आपने BA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री हरि कुमार औदित्य 8वीं तथा 9वीं राजस्थान विधानसभा में रामगंज मंडी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। श्री औदित्य 30 मई 1990 से 14 दिसंबर 1992 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, भाषा तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क तथा प्राक्कलन समिति ख के सदस्य। आप प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, भाषा तथा चुनाव विभाग की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति भी रहे। श्री औदित्य अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1959 से 1972 तक कोटा नगर परिषद के सदस्य तथा वर्ष 1978 से 1980 तक नगर विकास न्यास कोटा के चेयरमैन रहे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सचिव एवं मंत्री रहे। श्री औदित्य ने पार्टी के विभिन्न पदों से दायित्व का निर्वहन किया। प्रदेश के खनन क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे सिलिकॉसिस बीमारी के मामले पर विपक्ष ने सरकार का ध्यान खींचना चाहा। प्रतिपक्ष की तरफ से सपोर्ट पर के कांग्रेस विधायक रमेश मीना ने इस बीमारी के फैलते ग्राफ का सवाल उठाया और शून्यकाल के दौरान उठाए गए इस सवाल पर रमेश मीना ने कहा कि खनन क्षेत्र में बढ़ रही सिलिकॉसिस बीमारी एड्स और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि विभिन्न खनन क्षेत्र में इस बीमारी की वजह से सैकड़ों की संख्या में मौतें हो चुकी है। कांग्रेस विधायक ने सिलिकॉसिस के मामलों की पहचान के लिए सर्वे करवाने और संबंधित क्षेत्रों में मोबाइल टीमें भेजकर लोगों को जागरूक करने की मांग की। इस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने जवाब में माना कि जिन क्षेत्रों में खनन हो रहा है वहां सिलिकॉसिस के लक्षण पाए गए हैं। उन्होंने सिलिकॉसिस के रोकथाम के लिए खनन क्षेत्र में अभियान चलाने का आश्वासन दिया। मैं आज स्थगन के माध्यम से सिलिकॉसिस एक बीमारी ऐसी है
जो राजस्थान में लगभग 30 लाख मजदूर इस खनन के कार्य करते हैं, उनको ये बीमारी प्रभावित करती है। और एक छोटे छोटे पार्टिकल जो डस्ट के रूप में मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा, सांस नली के अंदर, फेफड़ों के अंदर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे इनकी जो पार्टिकल साइज होती है 5 से 3 माइक्रोन के, ये बड़े डेंजरस होते हैं और फेफड़े को समाप्त कर देते हैं। तो राजस्थान में ये बीमारी भयंकर रूप से फैल चुकी है और ये बीमारी आप कैंसर और एड्स से भी भयानक है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो सरकार का ध्यान हमने इसलिए दिलाया कि 2011 से पहले लोग इसको टीबी समझते थे, इस बीमारी को, क्योंकि इसकी जो लक्षण थे वो दमा और खांसी जैसे थे। तो वो टीबी का इलाज में इससे उल्टा रिएक्शन होता था और लोगों की डेथ होती थी। हजारों लोग राजस्थान में मर चुके हैं। मुखियाते घर के महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, उनका पालन पोषण का एक संकट आ गया है। और इसमें ज्यादा लोग हैं जो एससी शेड्यूल कास्ट के हैं, उसके बाद एसटी के आते हैं, ओबीसी के आते हैं, गरीब मजदूर हैं, सीमेंट उद्योगों में काम करते हैं, सिरेमिका इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अब सिकंदरा में जो मूर्ति मॉडलिंग का जो काम है, तो हमने इस पे जो मांग रखी कि भाई लोगों के लिए मास्क की सुविधा किया जाए, जागरूक किया जाए लोगों के कि कितनी खतरनाक बीमारी है। तो सरकार से मांग की है कि जो महिलाएं विधवा हो गई हैं उनको आर्थिक विशेष पैकेज दिया जाए और सर्वे कराकर उनके एक्सरे करवाए जाएं। और जो सरकार के माध्यम से हमारे पूर्व सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने ये 2013 में 2 करोड़ रुपए दिए थे, 190 लोगों को सुविधा मिल सकी। लेकिन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मेरे करौली विधान जिले में कम से कम 2000 लोग हैं इस बीमारी से। और राजस्थान में अगर जांच होगी ना तो कम से कम 50,000 लोग इस बीमारी से ग्रसित होंगे और लोग मर रहे हैं। सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। सरकार इसका सर्वे सही कराकर सही एक्सरे करवाए, सही जांच करवाए, क्योंकि ये जांच है छोटे लेवल पर नहीं होती है, मेडिकल कॉलेज लेवल पर पीटीएफ की जांच होती है। जो जांच हमने करवाई वो नागपुर से करवाई डॉक्टर सिसोदिया के माध्यम से। जब ये मामला सामने आया सरकार के सामने, तो मैंने भी सरकार से कहा है, हमारे मंत्री हेल्थ मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि हम जांच करवाएंगे, व्यवस्था करवाएंगे। और मैंने मेरे पर्सनल विधायक कोष के अलावा यदि सरकार सहयोग करती है 10 से 20 लाख रुपए मैं भी देने के लिए तैयार हूं। मेरे क्षेत्र में ये बहुत बड़ी समस्या है खनन मजदूरों के साथ में। राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे एकीकरण और समानीकरण पर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों की विधानसभा में सरकार को घेरने की कोशिशें जारी है। बुधवार को भी सदन में प्रतिपक्ष ने एकीकरण और समानीकरण का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार इस कदम के जरिए आनन फानन में सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बंद होने से कई जगहों पर हालात ऐसे बन गए हैं कि ग्रामीणों को चंदा इकट्ठा कर पेड़ों के नीचे स्कूल चलाए जा रहे हैं। वहीं बानसूर से कांग्रेस विधायक शकुंतला रावत ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में छात्रों की तुलना में शिक्षकों की कमी का मामला उठाया। उधर इन सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा कि एकीकरण और समानीकरण में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित की गई है। सराफ ने साफ किया कि स्कूलों को बंद नहीं बल्कि उन्हें अन्य स्कूलों से मर्ज किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक कुल 17,129 स्कूलों को मर्ज किया गया है। जाना पड़ रहा है और जो गरीब विद्यालयों में पढ़ाता था सरकारी विद्यालयों में, उसको बच्चे को मजबूरन घर रखना पड़ रहा है। सीकर जिले में भी 900 से अधिक विद्यालयों को बंद किया गया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 135 विद्यालयों को एकीकरण के नाम कर दिया गया। आज स्थिति पूरे प्रदेश में यह है कि जो अभिभावक हैं वो बच्चों को गांव वाले चंदा दे करके विद्यालय, ताला लगे हुए विद्यालय के भवन के बाहर पेड़ों के नीचे पढ़ा रहे हैं। और इस सरकार की 4 में से 3 सीटें खोने के बावजूद भी नींद में नहीं जगी है। इनकी खुमारी तो जनता ने उतार दी, लेकिन अभी भी शिक्षा मंत्री जी इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमने एकीकरण करके बहुत बहादुरी का काम कर दिया है। मैंने आरटी जो एक्ट है हमारा, उसका भी उदाहरण दिया कि अनुच्छेद 7 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्राइमरी विद्यालय 1 से लेकर के 5 तक
1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना अनिवार्य है और छठी से लेकर 8वीं तक 2 किलोमीटर में। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे पास में सूची है, उसमें खुद बीओ ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें 1.5-2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के प्राइमरी विद्यालयों को कम से कम 35 विद्यालयों को किया गया है। हमने आपत्तियां दी, लेकिन जिला कलेक्टर ने उसी बीओ से वापस रिपोर्ट मंगा करके उन विद्यालयों को बंद कर दिया, लगा दिए गए। और जो गांव वालों ने चंदा दे करके विद्यालय में संसाधन जुटाए थे, फर्नीचर, अलमारी वगैरह, उनको भी वापस उठा के शिक्षकों को पाबंद कर दिया गया। और जिस प्रकार से एक शिक्षक ने स्वयं ने और उनकी मौजूदगी में एसीएस अग्रवाल ने जिस प्रकार की शिक्षकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की गई, ये मैं समझता हूं जो 4 उपचुनाव थे उसमें शिक्षकों की, अभिभावकों की, बच्चों की और 9 महीने तक जो इन बेरोजगारों को इन्होंने, विद्यार्थी मित्रों को बाहर कर दिया। शिक्षकों के जो 3rd ग्रेड का इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला और एक भी भर्ती नहीं की। उत्तराखंड में हमने जो विस्थापितों को, ये जो लापता हो गए थे, मौत हो गई थी, उनको अनुकंपा नियुक्ति देने का काम किया था। इस सरकार ने वो आदेश भी निरस्त करके कहा कि हम किसी को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देंगे। उन सब की हाय के कारण से सरकार की ये दुर्गति हुई है। अभी भी शिक्षा मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो इसी बात पे अड़े हुए हैं। हमने मांग की है कि अगर आपने इन विद्यालयों को नहीं खोला, इन गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका नहीं दिया, अभिभावकों को जेब कटाने का प्राइवेट स्कूलों से काम किया, तो हम सड़कों पे आंदोलन में उतरेंगे। कोलायत से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का मामला सदन में उठाया। भंवर सिंह ने सरकार का ध्यान कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दायरे में आ रही ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की तरफ खींचा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में कई स्तरों पर गड़बड़ियां हैं। इस पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने आश्वस्त किया कि प्रदेश में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्गठन राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि नियमों की पालना करते हुए ही पूरा किया जाएगा। कटारिया ने कहा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायतों के पुनर्गठन पर 11 सितंबर तक जिला कलेक्टरों के समक्ष आपत्तियां मिली है, जिन पर कार्रवाई जारी है। इसके बाद संभागीय आयुक्त स्तर पर और फिर मंत्री स्तर पर बनाई गई समिति में भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। जिला प्रशासन के द्वारा बहुत ज्यादा असुविधाजनक प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं, उन मापदंडों की स्थानीय उपखंड अधिकारी ने, बीकानेर के जिला कलेक्टर ने घोर अवहेलना की है। राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा आपत्तियां कहीं दर्ज हुई है तो बीकानेर जिले में दर्ज हुई है। हमने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री को ये निवेदन किया है कि यदि समय रहते इन आपत्तियों को सुधारा नहीं गया और पंचायतों के पुनर्गठन में जिस प्रकार की कमियां हैं उन कमियों को नहीं सुधारा गया, तो हमने ये निवेदन भी किया है कि 20 तारीख के बाद में राजस्थान की विधानसभा ही नहीं बल्कि बीकानेर जिला स्तर पर भी एक व्यापक आंदोलन कोलायत और बीकानेर की जनता करेगी। जोधपुर विश्वविद्यालय में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में कथित धांधली का मामला भी सदन में सुनाई दिया। खींवसर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने शून्यकाल में इस सिलसिले में सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान एबीवीपी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर एबीवीपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डलवाने के भी संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में एसएफआई प्रत्याशी महेंद्र सहारण को हराने की मंशा से सरकारी तंत्र ने काम किया। खींवसर की सवालों और आरोपों का जवाब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने दिया। कटारिया ने कहा कि जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई इसलिए की गई कि वहां पुलिस पर ही हमला किया गया था। कटारिया ने चुनाव में मतदान और मतगणना स्थल पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने की भी बात कही। गुलाब चंद कटारिया ने सदन को ये भी साफ शब्दों में कहा कि किसी भी स्तर पर गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारी धांधली सरकार ने करी और बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए एसएफआई का उम्मीदवार जो महेंद्र सहारण था उसके 357 वोट रिजेक्ट कर दिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता जबरन काउंटिंग स्थल पे घुस गए और हमारे कैंडिडेट को 30 मीटर दूर बिठाया, उसको एक वोट नहीं दिखाया और बाद में जबरदस्ती पुलिस उसको पाल गांव छोड़ने चली गई और पाल गांव में कास्ट होने के बाद 150-200 संख्या में
डीसीपी राजदान के नेतृत्व में पुलिस के कम से कम 1 दर्जन थाने के थाना अधिकारियों ने जिस तरह जाट समाज के प्रतिष्ठित लोगों के घरों में घुस के महिला और बच्चों के साथ मारपीट करी और 50-60 लोग घायल हो गए और 12 लोगों को लाके थाने में बंद कर दिया। उनके साथ थाने में मारपीट की गई। लोगों ने दूसरे दिन समाज उद्वेलित हो गया, बोरानाडा थाने का घेराव किया। तब कमिश्नर ने ये बात कही कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और 25 तारीख को उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया समाज के लोगों ने। लेकिन आज तक उस मामले में न तो रिकाउंटिंग आदेश राजस्थान की सरकार ने जारी किए और न उन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। कोर्ट ने जरूर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए थे 156। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्म दिवस पर जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अधिक से अधिक सहायता करने की अपील पर आज भाजपा ने राजधानी जयपुर में धन संग्रह अभियान चलाया। इस अभियान का शुभारंभ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष संजय जैन ने अलग अलग जगहों पर किया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री अशोक लाहौटी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के दुकानदारों के पास दान पेटी ले जाकर उनकी स्वेच्छा से दिए गए धन का संग्रह किया, जो कि बाढ़ पीड़ितों को भेजा जाएगा। देखिए, कश्मीर में जो भीषण बाढ़ आई है, जिसको हमारे देश के संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया और भारी तबाही वहाँ पर जिस प्रकार से मची है, उसके अंदर हम देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि उस बर्बादी जो वहाँ पर हुई उसके साथ में हम उनके साथ में खड़े हुए, उनको संबल प्राप्त करें, संबल दें और उनकी इस दुविधा के अंदर उनके साथ में खड़े रहें। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में देश भर में बहुत उत्साह था कि हम उनका जन्मदिन बहुत उत्साह से मनाएं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बाढ़ को मद्देनजर रखते हुए कहा कि मेरा जन्मदिन देश के अंदर कार्यकर्ता नहीं बनाए और पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए अधिक से अधिक धन संग्रह करें। उसी आह्वान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने पूरे राजस्थान के अंदर बूथ स्तर तक ये पैसा एकत्रित हो, उसके लिए एक अभियान बनाया हुआ है। जयपुर शहर के अंदर 91 वार्ड जो नगर निगम सीमा में आते हैं, उनके अंदर भी हम भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर के माध्यम से 21 लाख रुपए का लक्ष्य लेकर आज धन संग्रह कर रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि स्वेच्छा से सबसे पहले अपना दान जो दे सकते हैं वो करें, उसके बाद आम जनता से, व्यापार मंडलों से अधिक पैसा एकत्रित करें। और भी आवश्यकता जम्मू कश्मीर में जिस भी प्रकार की सरकार को पड़ेगी उन सबसे निपटने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर के कार्यकर्ता तैयार हैं। हर आह्वान के ऊपर हम सरकार के साथ में खड़े हैं। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी में एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। इस बार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए गांधीनगर थाने के एक कांस्टेबल अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। कोर्ट की ओर से दो भाइयों रामलाल और श्यामलाल के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट तामील न करने के बदले गांधीनगर थाने के कांस्टेबल अशोक कुमार को 1500 रुपए लेते एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। श्यामलाल और रामलाल ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोर्ट की ओर से किसी मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उस मामले में कोर्ट से जमानत हो गई थी, लेकिन गिरफ्तार कांस्टेबल अशोक कुमार ने जबरन दबाव बनाते हुए वारंट तामील करने की बात पर रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता की ओर से कांस्टेबल को 4000 रुपए देने के बाद भी दबाव बनाते हुए वह और रुपए की मांग कर रहा है। इस संबंध में श्यामलाल और रामलाल ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। वहीं कांस्टेबल की ओर से शिकायतकर्ताओं से 1500 रुपए मांगने की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने कांस्टेबल अशोक कुमार को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रामलाल और श्यामलाल नाम के दो परिवादी एसीबी मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह जी के पास कंप्लेंट लेकर के आए थे, जिन्होंने बताया कि उनका न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी है, जिसकी तामील गांधीनगर थाने के सिपाही अशोक कुमार शर्मा के पास आई हुई है, जो कि गिरफ्तार नहीं करने के एवज में रिश्वत की राशि मांग रहा है। इससे पूर्व 2500 रुपये रिश्वत की ले चुका बताया, जिस पर आज कंप्लेंट के ऊपर एसीबी टीम द्वारा रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के पश्चात आज ही आरोपी अशोक कुमार शर्मा थाना गांधीनगर को परिवादी रामलाल से 1500 रुपये की रिश्वती राशि लेते हुए रंगे हाथों यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम झनकार 3 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र सिंह राजावत ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिया कुमारी व विशिष्ट अतिथि रहमान अली, मेघा शर्मा, ऋतु अग्रवाल, निर्मला रावत, स्वाति रोहिला थी। कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर रहमान अली ने सुनोना संगमरमर व मेघा शर्मा द्वारा ओरी बेटिया गानों की प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जयपुर के विभिन्न गर्ल्स कॉलेजों, महारानी कॉलेज, सुबोध कॉलेज, कनोडिया कॉलेज, भवानी गर्ल्स कॉलेज, बियानी गर्ल्स कॉलेज, आईसीजी गर्ल्स कॉलेज, वैदिक गर्ल्स कॉलेज, सत्यसाई गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। झनकार की जो गूंज है वो हम लोगों के दिल तक समाई है और झनकार के एक पार्ट हम लोग भी हैं। मैं झनकार के सीजन 2 में आया था, आज 3 में भी हूँ और ये बहुत अच्छा एक संकल्प है जो स्टार्ट किया है बेटी के लिए। पहले लोग बाग बेटी को दुआएं दिया करते थे, वो जो गानों में होती थी पहले, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। पहले दुआएं दिया करते थे, अब जब अगर बेटियों को मार दिया जाएगा, ना दुआएं होंगी ना बेटी होंगी, तो बेटी का मजा खत्म हो जाएगा। और पहले जो माँ बाप अपनी बच्चियों से प्यार किया करते थे, बेटी इतनी अच्छी थी पहले भी और आज भी है। जब घर जाया करते थे माँ बाप, तो बच्ची जब अपने माँ बाप से लिपटती थी तो उनकी सारी थकन दूर हो जाती थी। तो मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि जब बच्ची नहीं होगी तो आप दुआएं किसको देंगे, आप अपना प्यार किसको बांटेंगे। तो मैं झनकार की तरफ से आप सब लोगों को इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, क्या आप लोग साथ दे रहे हैं झनकार का, और बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं हूँ, जैसे मैं अपने घर पे, मेरे माँ बाप मुझे बेटी समझते नहीं है, मैं एक बेटे की तरह हूँ। और बेटियाँ जो कुछ कर रही हैं वो लड़कों से भी 10 कदम आगे हैं बेटियाँ। और झनकार जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये एक बेटियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने ये किया है, जिससे लड़कियों में एक नया एक जोश है कि उन्हें कि हाँ ठीक है। और बेटी अपने घर को एक बांध के रखती है, वो चीज़ बेटे नहीं कर सकते, क्योंकि बेटी है तो परिवार है, बेटी के बिना कुछ भी नहीं है। और मैं यही कहूँगी कि बेटी बचाओ, और बेटी के बिना संसार नहीं है, जीवन नहीं है। पास में हो रही कन्या भ्रूण हत्या को देखते हुए हमारे मन में विचार जागा और 4 अक्टूबर 2012 को रविंद्र मंच के ऊपर कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर हमारे साथ में झनकार का आगाज किया और संकल्प लिया कि हम झनकार के माध्यम से एक झनकार के मंच से हम एक खेलते गाते हुए एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो समाज में कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, बेटियों को मारा जा रहा है, वो माँ बाप ऐसा नहीं करे, क्योंकि बेटी नहीं होगी तो कल नहीं होगा, हमारा भविष्य नहीं होगा, हमारा परिवार नहीं बनेगा, हम नहीं रहेंगे। इस प्रकार से हमने संकल्प किया है कि जिन माँ बाप कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ें, जागरूक हो, एक वृक्ष बेटी बचाओ
वृक्ष लगा होगा। हमने जनता के माध्यम से संकल्प लेके एक कार्यक्रम का उद्देश्य आगे बढ़ाते जा रहे हैं और मीडिया परिवार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि हमारे साथ में बहुत बहुत सहयोग कर रहे हैं। भट्टारक जी की नसिया से 20 सितंबर को जयपुर से श्री महावीर जी की 29वीं पदयात्रा रवाना होगी। इस दौरान धार्मिक पूजा पाठ, प्रश्न मंच, ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता सहित कई आयोजन होंगे। पदयात्री मार्ग के दौरान अहिंसा एवं शाकाहार का प्रचार प्रसार करेंगे। यह पदयात्रा श्री दिगंबर जन पदयात्रा संघ के तत्वाधान में रवाना होगी। नारायण सिंह सर्किल स्थित भट्टारकर जी की नसिया से दोपहर 3:15 बजे संयोजक मैना बाकलीवाल के संयोजन में रवाना होने वाली यह पदयात्रा खानिया, मोहनपुरा, दौसा, सिकंदरा, गीजगढ़, गुड़ा, चंद्रजी, नादोती, खेड़ला, खेड़ली होते हुए गुरुवार 25 सितंबर को श्री महावीर जी पहुंचेगी, जहां पर विशाल जुलूस के साथ पदयात्री भगवान महावीर के सामूहिक दर्शन करेंगे। इस अवसर पर पदयात्रियों का सम्मान, सामूहिक पूजा, भक्ति संध्या तथा महाआरती भी की जाएगी। पदयात्रा में महिलाएं बड़ी संख्या में सम्मिलित होगी। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सिख सभा की ओर से गुरुद्वारा हीदा की मोरी में 19 सितंबर से 3 दिवसीय महान गुरु मत समागम का शुभारंभ होगा। समागम में देश के विभिन्न प्रांतों के उच्च कोटि के रागी जत्थे व सिख पंथ के जत्थेदार शामिल होंगे। अकाल तख्त साहब अमृतसर के जत्थेदार ज्ञानी गुरु बचन सिंह के सानिध्य में समागम का आयोजन होगा। इसी दिन गुरु ग्रंथ साहब के अखंड पाठ की समाप्ति के बाद समागम शुरू होगा। 20 सितंबर को सुबह 10 बजे अमृत संचार यानी सिख पंथ की दीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए दरबार साहिब अमृतसर से विशेष रूप से पंच प्यारे आएंगे। इन्हीं पंच प्यारों द्वारा अमृतपान करवाया जाएगा। इस मौके पर समागम के 5 सत्रों में गुरु का अटूट लंगर बरताया जाएगा। समागम के लिए विशेष रूप से ऐसी पांडल की व्यवस्था की गई है। इसमें 15,000 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होगी। 19 व 20 सितंबर को सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 6:30 से रात्रि 1 बजे तक कीर्तन होगा। 21 सितंबर को समागम का 6 बजे गुरु ग्रंथ साहब की शोभा यात्रा के साथ संपन्न होगा। फिल्म्स एंड थिएटर सोसाइटी की ओर से 3 उत्कृष्ट नाटकों का मंचन गुलाबी शहर जयपुर में नाट्य उत्सव के रूप में किया जाएगा। उत्सव का आयोजन 19 सितंबर को बिरला सभागार और 20 व 21 सितंबर को जवाहर कला केंद्र में किया जाएगा। इस नाट्य उत्सव में धारावाहिक महाभारत में श्री कृष्ण का पात्र निभा चुके नीतीश भारद्वाज फिर दर्शकों के सामने चक्रव्यूह नाटक में कृष्ण के रूप में प्रस्तुत होंगे। द्रौपदी नाटक में दर्शकों को भारत के लोक संगीत की अलग अलग छटाएं बिखरती नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर कपल ट्रबल नाटक दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट करने की मनोरंजक सामग्री से लैस होगा। इस फेस्टिवल का आयोजन संस्था के अध्यक्ष अतुल सत्य कौशिक के निरीक्षण में किया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नवनिर्वाचित विधायक भजन लाल ने विधानसभा में शपथ, अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। खनन क्षेत्र में फैल रही सिलिकोसिस बीमारी को लेकर विधानसभा में उठे सवाल, विधायक मीना ने की जागरूकता अभियान चलाने की मांग। और स्कूलों के एकीकरण और समानीकरण को लेकर कांग्रेस ने दिखाए तीखे तेवर, आनन फानन में स्कूलों को बंद करने के लगाए आरोप। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं
और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।